साल 1942 महात्मा गांधी ने एक नारा दिया, करो या मरो। एक ऐसा नारा जिसने पूरे भारत में जैसे एक आग सी लगा दी। पर क्या सच में पूरा देश इस आग में एक साथ खड़ा था? आज हम भारत छोड़ो आंदोलन की उसी जटिल कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें वो गहरे मतभेद और विरोध भी शामिल थे, जो अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाते हैं। तो इस पूरे आंदोलन का जो दिल था, वो था गांधी जी का ये जोरदार नारा, करो या मरो। 8 अगस्त 1942 को दिया गया ये भाषण आज़ादी की लड़ाई का एक आइकॉनिक लम्हा बन गया। इसने लाखों लोगों को हिम्मत दी, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसने देश के अंदर के गहरे मतभेदों को भी सामने ला दिया। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम गांधी जी के उस ऐतिहासिक नारे को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सी ताकतें थीं जो इसके खिलाफ खड़ी थीं और जमीन पर असल में विद्रोह कैसे फैला। हम अंग्रेजों की सख्त जवाबी कार्रवाई को देखेंगे और आखिर में इस आंदोलन की विरासत पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, करो या मरो का आह्वान। ये समझने के लिए ही ये नारा इतना बड़ा क्यों बन गया, हमें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के हालात पर एक नज़र डालनी होगी। देखिए, कहानी शुरू होती है 1939 से। भारत को बिना पूछे दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया गया, जिससे राष्ट्रवादियों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। फिर 1942 तक जब ब्रिटिश सरकार का क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, तो सब्र का बांध जैसे टूट चुका था। एक बहुत बड़े जन आंदोलन के लिए माहौल पूरी तरह तैयार था। पर यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ कांग्रेस पूरे देश को एक साथ आने के लिए कह रही थी, तो दूसरी तरफ भारत बुरी तरह बटा हुआ था। कई बड़े और प्रभावशाली राजनीतिक गुटों ने इस आंदोलन का जोरदार विरोध किया। मतलब ये कोई एकजुट लड़ाई नहीं थी। और ये विरोध कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस टेबल से लगा सकते हैं। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और रियासतों तक विरोध करने वालों की लिस्ट लंबी थी। यहाँ तक कि कुछ बड़े व्यापारी भी, जो युद्ध से फायदा कमा रहे थे, इस आंदोलन से दूर ही रहे। हिंदू महासभा का विरोध सिर्फ कहने भर का नहीं था, ये एक सोची समझी नीति थी। जैसा कि वीडी सावरकर के इस बयान से साफ है, उन्होंने अपने सदस्यों को ब्रिटिश प्रशासन के तहत अपनी सरकारी नौकरियों और पदों पर बने रहने का निर्देश दिया। ये असल में आंदोलन को कमजोर करने की एक सीधी रणनीति थी। बात सिर्फ यही नहीं रुकी। बंगाल में हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो ब्रिटिश गवर्नर को चिट्ठी लिखकर सलाह दी कि इस आंदोलन को कैसे कुचला जाए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रांतीय स्तर पर वो इस विद्रोह को दबाने में मदद करने के लिए तैयार हैं। और भी कई आवाजें थीं जो इस आंदोलन के खिलाफ थीं। मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के युद्ध प्रयासों का समर्थन किया, तो वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ने भी सोवियत संघ पर हमले के बाद अपना पाला बदल लिया। और तो और कई रियासतें इस बात से डर रही थीं कि आज़ाद भारत में उनकी सत्ता चली जाएगी, इसलिए उन्होंने भी आंदोलन का विरोध किया। लेकिन इन सारे पॉलिटिकल मतभेदों के बावजूद जमीन पर एक अलग ही कहानी चल रही थी। कांग्रेस का पूरा बड़ा नेतृत्व तो जेल में था। तो ये एक ऐसा विद्रोह था जिसका कोई एक नेता नहीं था। ये आम लोगों के गुस्से और हताशा से भड़का था। पूरे देश में जैसे एक तूफान सा आ गया था। ब्रिटिश सत्ता के जो भी प्रतीक थे, वो सब निशाने पर थे। सोचिए, 550 से ज्यादा डाकघरों पर हमला किया गया। ये औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा संदेश था। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नहीं छोड़ा गया। 250 रेलवे स्टेशनों पर हमला हुआ, जिससे अंग्रेजों का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ठप पड़ गया और उनकी सेना की आवाजाही में बहुत मुश्किल हुई। कम्युनिकेशन लाइंस को काटने के लिए विद्रोहियों ने लगभग 2500 बार टेलीग्राफ के तार काट दिए। एक तरह से ब्रिटिश प्रशासन को अंधेरे में धकेल दिया गया। मतलब ऊपर कोई एक बड़ा लीडर नहीं था, फिर भी इस आंदोलन को कुछ जगहों पर काफी सफलता मिली। सतारा और मिदनापुर जैसे इलाकों में तो लोगों ने अपनी समानांतर सरकारें बना ली, जो सीधे सीधे ब्रिटिश राज को एक खुली चुनौती थी। अब ब्रिटिश साम्राज्य चुप बैठने वाला तो था नहीं। उन्हें ये भी दिख रहा था कि राजनीतिक रूप से भारत बटा हुआ है। इसी बात से उत्साहित होकर उन्होंने पूरी ताकत से पलटवार किया। एक ऐसी क्रूर कार्रवाई शुरू की जिसका मकसद इस विद्रोह को हमेशा के लिए कुचल देना था। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये टकराव कितना हिंसक था। एक तरफ जहाँ प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ और हड़तालें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों का जवाब कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा क्रूर था। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, भारी जुर्माना, सरेआम कोड़े मारना और गोलीबारी, जिसमें सैकड़ों आम नागरिक मारे गए।
अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए कितनी ताकत झोंकी, ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और हालात पर काबू पाने के लिए 57 बटालियन ब्रिटिश सैनिक तैनात किए गए। ये एक बहुत बड़ी सैन्य कार्यवाही थी। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये अंग्रेजों की एक बहुत सोची समझी चाल थी। गांधी जी के भाषण के कुछ ही घंटों के अंदर कांग्रेस के पूरे बड़े नेतृत्व को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इससे आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया और इसकी दिशा हमेशा के लिए बदल गई। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर, इस आंदोलन की विरासत क्या थी? भले ही इसे बेरहमी से दबा दिया गया, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन ने एक तरह से आज़ादी की लड़ाई में एक विरोधाभासी सफलता हासिल की। तो भले ही इस आंदोलन को कुचल दिया गया, इसका जो असर हुआ वो बहुत गहरा था। इसने अंग्रेजों को एक साफ संदेश भेज दिया कि अब भारत पर हुकूमत करना मुमकिन नहीं है। तो एक तरह से इस आंदोलन की अल्पकालिक विफलता ने एक दीर्घकालिक रणनीतिक जीत का रास्ता तैयार किया। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत खुद वाइसरॉय लिनलिथगो के शब्दों में मिलता है। उन्होंने विंस्टन चर्चिल को एक चिट्ठी में माना कि ये 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह था। ये एक ऐसी बात थी जो वो दुनिया के सामने कभी नहीं कहते, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते थे कि हालात कितने खराब। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। भले ही ये आंदोलन दबा दिया गया और राजनीतिक रूप से बटा हुआ था, पर इसने ये साफ कर दिया कि भारत पर कब्जा बनाए रखने की राजनीतिक और सैन्य कीमत अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो ये सवाल सोचने वाला है। जब हम ये समझते हैं कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एकता की ही नहीं बल्कि गहरे बंटवारे की भी कहानी थी, तो क्या इतिहास को देखने का हमारा नजरिया बदलता है? ये हमें राष्ट्रों के बनने की जटिल और अक्सर उलझी हुई प्रक्रियाओं के बारे में क्या सिखाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।